नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम बनचंदा भी आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो कहीं ना कहीं पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में या कहीं पूरे देश में इस वक्त धूम मचा रही है। जी हां, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम बाजार में खलबली मचा दी है और ग्राहकों के लिए उसने ऐसे ऐसे ऐलान किए हैं जिसने राइवल कंपनियों को या दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को चक्कर में डाल दिया है। हालांकि रिलायंस जियो के क्रांतिकारी प्लान को अभी पूरी तरह से जमीन पर उतरना है, लेकिन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने भी कमर कस ली है। लेकिन ग्राहकों को इस टेलीकॉम कंपनियों के वॉर से या कहें द ग्रेट टेलीकॉम वॉर से फायदा ही होगा। लेकिन रिलायंस जियो का असर टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों पर दिखा है। एयरटेल जहां 6.5% तक टूटा, वहां आइडिया भी 10.5% धड़ाम हो गया आज। जाहिर है टेलीकॉम कंपनियों की वॉर शुरू हो चुकी है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, रिलायंस की डेटागिरी, द ग्रेट टेलीकॉम वॉर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ खास मेहमान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ बीके सिंघल हैं, टेलीकॉम एनालिस्ट हैं। मेरे साथ राजीव चंद्रशेखर होंगे, एमपी ऑफ राज्यसभा कर्नाटक से। हेमंत कनौरिया होंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। हेमंत जोशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम लीडर। मेरे साथ टीएस हरिहर, महेश उपल, राजन मैथ्यूज, नरेंद्र तनेजा, तमाम बड़े नाम जुड़ेंगे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले बीके सिंघल साहब, क्या माने कि द ग्रेट टेलीकॉम वॉर शुरू हो चुकी है मुकेश अंबानी के आज के ऐलान के बाद से? मेरा नमस्कार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो रिलायंस टेलीकॉम ने आज ऐलान किए हैं उस पे टेलीकॉम सेक्टर में असर नहीं पड़ेगा, कहना जो है वो गलत होगा। इस टेलीकॉम सेक्टर पे बहुत असर पड़ेगा और लेकिन ये लगता है कि असर जो है, जैसा कि 2003 में मानसून हंगामा के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी वैसा ही होगा, वो उस किस्म का सुनामी टाइप ऑफ असर जो है वो पड़ना मुश्किल नज़र आता है। उसका कारण ये है कि जो इनकम्बेंट्स हैं वो भी काफ़ी डगिन हैं और इनकम्बेंट्स के पास अब मार्जिन्स भी हैं टू compete with the launch of Reliance Jio and the compete with the Reliance of Jio. So the long term effect of this would be that they would be compelled also, इन लोगों का भी दबाव पड़ेगा कि इनको प्राइस पॉइंट्स जो हैं वो कंपैरेटिव कम करने पड़ेंगे, कंपैरेटिवली जो अभी इनके टैरिफ हैं। ये सबसे बड़ी टैरिफ इनको कम करने पड़ेंगे। कंज्यूमर के लिए फायदे वाली बात होगी। सर रहिए आप मेरे साथ। असीम, ये एक वाकई फायदे वाली बात होगी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के कंज्यूमर को भी रिलायंस जियो की तरफ से सस्ता डेटा या सस्ते कॉल रेट्स मिलेंगे अब आगे, हो सकता है ऐसा? गौरव, देखिए, जब भी डाटा वार होता है या जब भी कोई नई कंपनी आती है तो टैरिफ स्लो रखती है और दूसरी कंपनियों को कंपेल होता है कि आप उसके साथ मैच कीजिए, उसके टैरिफ मैच कीजिए। तो ग्राहकों के लिए तो एक पॉजिटिव कदम यहाँ पर है ही है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या कदम होगा, ये बेहतर बीके सिंघल ही बता पाएंगे। सिंघल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर के हालात कैसे हैं? जिस तरह से ये ऑफर लेकर के आया, बाकी कंपनियां मैच करने की कोशिश करेंगी। आज भी हमने देखा कि दोनों कंपनियों का शेयर जो है 8% के आसपास जो लगभग गिरा। आपको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर के हालात इस वक्त ठीक है इस वार के लिए? देखिए, एक फ्रेज जो है मैंने सोचा था कि मैं मे बी डिस्कशन के बाद तक रखूंगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर हो, to cut your nose to spite your face. See, what I am trying to say is कि इस कदर का वॉर नहीं होना चाहिए कि रिलायंस जियो ने अब प्राइस वॉर शुरू किया है, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं दे स्टार्ट अनदर प्राइस वॉर एंड देन रिलायंस ऑल्सो डज समथिंग एल्स। नो, that is not what should happen, because healthy competition is what is required and perhaps in the long run। नहीं, हेल्दी कंपटीशन से आपका क्या कहना है सर? अगर कोई कंपनी कंज्यूमर को सस्ते से सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवा रही है तो उसमें आप हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है? वो उसकी सोच है, उसकी स्ट्रैटेजी है और वो उसकी लागत है। इसमें दूसरी कंपनियों को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इस कंपटीशन में अपनी सेहत, अपनी हेल्थ बनाए रखें। देखिए, उसमें मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो अब इनकम्बेंट्स बैठे हुए हैं उनको 5-6 साल की लीड है। उन लोगों ने काफ़ी अपनी जो असेट्स की कीमत जो है वो निकाल चुके हैं। तो अगर उन लोगों को दाम गिराना भी पड़ेगा तो
तो उसमें इट्स अ बिजनेस डिसीजन, दे विल हैव टू डू इट एंड दे विल डू इट। सो टू से कि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो एक्शन नहीं लेंगी, वो गलत है। नहीं ठीक है, केवल टेलीकॉम कंपनियों के एक्शन की बात है। गौरव हमारे साथ तक महेश उपल भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। 4% गिर गया। सर महेश उपल जी, आपको ये लगता है कि हाइप तो क्रिएट कर लिया रिलायंस जो ने कि मैं फ्री दे रहा हूँ, 3 महीने के लिए ऑफर उसका काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हाइप इसको सस्टेन कर पाएगा रिलायंस जियो? देखिए, शॉर्ट टर्म में इसको सस्टेन करना इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इसमें उनके पास नेटवर्क है और वो बड़ी कंपनी है, उनके बड़े गहरे पॉकेट हैं, वो इस किस्म के लॉसेस जो भी उनको आएंगे उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं। और इन एनी केस उन्होंने इस किस्म का खर्चा जो है वो अपनी मार्केट एंट्री का एक अहम हिस्सा मान के चले होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सस्टेनिंग मीडियम टर्म में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लॉन्ग टर्म में हमको देखना होगा कि इससे मार्केट एक्सपैंड होती है और उससे रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, जिससे कि ये सस्टेनेबल हो जाता है, या ऐसा होता है कि रेवेन्यूज़ और मार्केट एक्सपैंड इतनी नहीं करती और ऑपरेटर्स के लिए ये अनवायबल हो जाता है। पर ये अभी कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कम से कम 2-3 साल तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हमको सामने नहीं आएगी। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह की सर्विस एक्सपेक्टेशंस हैं रिलायंस जियो से, 2003 में रिलायंस इन्फोकॉम ने शुरुआत की थी, अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, रिलायंस इन्फोकॉम का भी आप हालत देख सकते हैं कि क्या है, 5वें 6ठे नंबर की टेलीकॉम कंपनी जो है बन चुकी है। तो आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लेयर यहाँ पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम में बन करके आएगी? इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जो कंपनी 1.5 लाख करोड़ अपना लगा रही है वो शॉर्ट टर्म प्लेयर तो हो ही नहीं सकता। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने एक बड़ा ही एम्बिशियस, बड़ा महत्वाकांक्षी स्टेप लिया है, और इसके लिए उन्होंने जिस किस्म का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है उससे कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और वो अच्छी खासी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हेमंत जोशी भी जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी मीडिया देखते हैं वो, तो उनसे जान लेते हैं। हेमंत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, टेलीकॉम सेक्टर की हालात ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी होने वाली है, वहाँ भी टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी खर्च करना है। आपको लगता है कि ये वार है थोड़ी टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक डाउन प्ले करेगी यहाँ पर? मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ कि जब भी देश दुनिया भर में कभी भी नई टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी ने हमेशा डिसरप्शन लाए हैं, तो ये जो हो रहा है प्रकरण भारत में वो कोई नया नहीं है। दुनिया भर में एक ऐसी गेम खेली जा चुकी है। ये जो इन अ वे जो आज हुआ है उसको हम पैराडाइम शिफ्ट बोल सकते हैं फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। बट ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसे नहीं कि दूसरे के पास नहीं है, सबके पास ये टेक्नोलॉजी है, सब लोग ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली कस्टमर एक्सपीरियंस और लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स विल प्रिवेल। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छी होगी तो प्रिवेल होंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर नहीं आएंगे। और दूसरा है कि सबके बैलेंस शीट में ह्यूज डेट है, कलेक्टिव डेट जो इंडस्ट्री का है माना जाता है 3,50,000 करोड़ से ऊपर है। अभी उनको सर्विस करना है, इंटरेस्ट भरना है, प्रिंसिपल भरना है, ये कहां से आएगा? ये प्रॉफिट हुआ तो ही आएगा। तो ये जो इकोनॉमिक जोशी जी, एक चीज, टीएस हरिहर भी मेरे साथ है, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन जोशी जी एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, पैराडाइम शिफ्ट इन इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड एज वेल। सर, पूरी दुनिया में क्या आपको लगता है कि इतना सस्ता डेटा दिया जाता है, और जिस टेक्नोलॉजी की आपने बात की VoLTE जिस पर ये 4G चलेगा, 4G रिलायंस जियो का, आप पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जहां पर इतने ह्यूज लेवल पर, इतने बड़े कंज्यूमर बेस पर ये टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई है, जो आगे चलकर इतने बड़े कंज्यूमर बेस को 10 करोड़ का टारगेट 1 साल में है, और देश में 100 करोड़ से ज्यादा टेलीफोन मोबाइल फोन यूजर है, उन सब पर ये टेक्नोलॉजी काम कर पाएगी? और इतने सस्ते रेट पर कोई कंपनी सर्वाइव कर रही है क्या किसी कंट्री में? दूसरी कंट्री के जो इकोनॉमिक से अलग है, चाइना की बात करें तो उधर कुछ उनका कॉस्टिंग ही अलग है, उनको स्पेक्ट्रम ना देना पड़ता है, बाकी सब चीज गवर्नमेंट से सब्सिडाइज मिलती है, तो इट्स नॉट कंपेरेबल। एनीथिंग लाइक इंडिया जो स्केल में है वो चाइना है, बाकी तो डिफरेंट। तो ये दोनों मॉडल अलग है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो तो हकीकत है।
बट ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो 4G LTE की है दूसरे के पास है, सबके पास है टेक्नोलॉजी और सब लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी देखना है कि जो ये प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है कितना टाइम तक सस्टेन होगा। अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स विल प्रिवेल। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इसी पे बात करते हैं। मेरे साथ टी.एस. हरिहर साहब है। टी.एस. हरिहर साहब, एक तरफ मुकेश अंबानी आज रिलायंस जियो के लॉन्च का ऐलान कर रहे थे और दूसरी तरफ दूसरी टेलीकॉम कंपनियां डिप कर रही थी। भारतीय एयरटेल हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, चाहे आइडिया हो गया, सबके शेयर आज अच्छे खासे टूटे हैं। क्या यहाँ से आगे इस इंडस्ट्री पे रिलायंस जियो की एंट्री का इम्पैक्ट आप देखते हैं, टी.एस. हरिहर साहब? नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा और इसके दो मूल कारण हैं। आई थिंक पहला कारण तो ये है कि आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, पैराडाइम शिफ्ट, और मैं मानता हूँ कि ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और इसके दो कारण हैं जिसके लिए मैं पैराडाइम शिफ्ट मानता हूँ। पहला तो ये है कि ये जो टेलीकॉम का सर्विस है ये एक एम्बेडेड सर्विस की तरह मार्केट किया जा रहा है। यानी आपको रिलायंस एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है और इंस्ट्रूमेंट में सर्विस एम्बेड करके दे रही है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पहले का मॉडल था कि वॉइस अलग से प्राइस किया जाएगा, मैसेजिंग अलग से प्राइस किया जाएगा और डेटा अलग से प्राइस किया जाएगा, अब नया मॉडल ये होगा कि आप सिर्फ डेटा के लिए देंगे और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस देंगे और आपको जो मैसेजिंग है, आपका जो वॉइस है, ये दोनों फ्री आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कितना पैसा आएगा, कितना प्रॉफिट बनेगा, मेरे ख्याल से आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक रिलायंस इज इवन एक्सपेक्टिंग टू मेक प्रॉफिट्स बिफोर 2020 और 2021। तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी बात चल रही है, बट सवाल ये है कि अभी मार्केट में एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास बहुत ही डीप पॉकेट्स है और इन्होंने ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ का आई थिंक इन्वेस्टमेंट करार कर दिया है और आई थिंक दे हैव द पॉकेट्स टू प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन इक्वल अमाउंट मोर। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा कौन सा कंपनी है जो मैच कर सकता है? मेरे ख्याल से ओनली पॉसिबिलिटीज, यदि जैसे मार्केट में रूमर था कि आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होगा, तब शायद एक इतना बड़ा प्लेयर इतना डीप पॉकेट्स के साथ आ सकता है। फिर वही बात आती है प्योरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सर टी.एस. हरिहर साहब, फिर वही बात आती है कि कल जब मार्केट खुले तो क्या करना चाहिए एक निवेशक को, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए या एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, और रिलायंस के को लेकर आपका क्या यहाँ पर सलाह रहेगी? क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं, क्या करें क्या ना करें। देखिए, पहली बात तो जो टेलीकॉम स्टॉक्स है, मेरा मानना है कि टेलीकॉम स्टॉक्स हैव गॉन इनटू अ मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड। तो मैं खरीदारी की सलाह कोई भी टेलीकॉम स्टॉक में नहीं दूंगा। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, देखिए एज ऑफ नाउ उनका जो बड़ा प्रॉफिट एरिया है वो तो रिफाइनिंग और पेटकेम है, तो इनका मैक्सिमम पैसा वहां से बनता है ना। सवाल ये है कि जो रिलायंस और पेटकेम का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है? अभी टेलीकॉम में लगाया जा रहा है। तो टेलीकॉम से क्या इनको रिटर्न्स आएगा? आई थिंक आज जिस तरह से रिलायंस करेक्ट हुआ, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद से काफी साल लग सकता है। तो जो रिलायंस का कमाया हुआ पैसा है रिफाइनिंग और पेटकेम में, वो एक ऐसे इंडस्ट्री में जा रहा है जहां पे इमीडिएट कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्राइस प्रेशर बना रहेगा। ठीक, शायद ये भी बोल रहे हैं कि शायद प्रॉफिटेबल बनने में रिलायंस जियो को थोड़ा अभी वक्त लगेगा, 2020 तक लिखा है। मैं शुभल जी आपसे एक से सवाल पूछना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू जो है, वॉइस रेवेन्यू काफी 70% के आसपास जो है रेवेन्यू वॉइस से आता है। रिलायंस जियो वो सर्विस आपको फ्री दे रहा है, तो आपको लगता है उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ने वाला है? सारा प्लान उनको अपना चेंज करना पड़ेगा अभी? नहीं, देखिए, कंपनियां जितनी भी होंगी वो बॉटम लाइन से पे काम करती हैं। उनको बेसिकली अपने आरपू या रेवेन्यू पर यूज़र पे ही फोकस करना होगा। वो चाहे वो वॉइस से आते हैं या डेटा से आते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की डेट में जबकि डेटा सर्विसेज काफ़ी स्पीड से बढ़ रही हैं, अब भी जो रेवेन्यूज़ हैं वो अब भी अधिकतम वॉइस से आते हैं, जैसा आपने भी बताया। और ये सब जगह है कि ट्रैफिक डेटा में ज़्यादा है पर रेवेन्यूज़ अब भी वॉइस के काफ़ी हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी डेटा बहुत आगे बढ़ गया है पर रेवेन्यूज़ जो वॉइस के हैं अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो ये वॉइस
तो वॉइस पर तो आरजीओ को भी फोकस करना पड़ेगा कि कोई भी ऑपरेटर आज सर की एक डेट चीज में इसी बात में निकल कर आती है मैं शुपल साहब आपकी सुनिए। बात में एक चीज निकल कर आती है। हमने देखा था कुछ सालों पहले कहें जब टेक्स्ट को लेकर टेक्स्ट मैसेजेस को लेकर कंपनियां अलग अलग टैरिफ लॉन्च करती थी और उनकी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा उससे आता था। जब से ये व्हाट्सएप या दूसरी का ऐसी मैसेजिंग ऐप आए जिसके बाद टेक्स्ट से उनकी रेवेन्यू बहुत कम हो गई। तो क्या यही शिफ्ट हम वॉइस में भी देखेंगे रिलायंस जियो के इस लॉन्च के बाद धीरे धीरे सर? इसमें कोई शक नहीं है कि वॉइस के रेवेन्यूज का एक नेचुरल लिमिट है, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे होते हैं और आप उससे ज़्यादा कितना बात कर लेंगे। तो ये तो सब ऑपरेटर्स को मालूम है कि वॉइस जो है वो एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू सोर्स है, पर उसकी एक नेचुरल लिमिट है। तो जो आगे चलकर जो ग्रोथ होगी वो तो डेटा ही में होगी, और वहीं पर जो है वो रिलायंस जियो का फोकस है। तो और वही वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वॉइस भी, जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि वॉइस भी डेटा का ही पार्ट हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं स्काइप में और व्हाट्सएप कॉल्स में ये वो भी डेटा ही के सर्विस की तरह दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर रिलायंस जियो भी कुछ हद तक बेट कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मार्केट जहां ग्रोथ है वो डेटा है जो रिलायंस जियो ने जो किस्म का चैलेंज, और रिलायंस जियो को जब मुकेश अंबानी आए तो उन्होंने डेटा पे फोकस किया, डेटा गिरी करिए अब आप, और डेटा गिरी करिए और रिलायंस जियो को यूज करिए। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब यही था।